तो देखो आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बायट सावर्ट लॉ। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बायट सावर्ट लॉ है। इस चैप्टर में दो मेन लॉ है जिसपे सारी डेरिवेशन बेस्ड है। एक लॉ तो आपका बायट सावर्ट लॉ है और दूसरा एम्पियर सर्किट लॉ है। तो बायट सावर्ट लॉ आप समझो पहले क्या कहता है बायट सावर्ट लॉ। तो बायट सावर्ट लॉ, तो बायट सावर्ट लॉ में करंट एलिमेंट के बारे में समझते हैं। इसमें हमें करंट एलिमेंट समझना पड़ेगा। मान लो ये एक बड़ी सी वायर है, एक बड़ी सी वायर है और ये वायर एक्स से लेके कहाँ तक है, वाई तक ये वायर है। तो एक बड़ी सी वायर है, कहाँ से कहाँ तक है, एक्स से कहाँ तक है, वाई तक है। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो ये एक बड़ी सी वायर हो गई, करंट कैरिंग वायर हो गई। पर एक छोटा सा इसका टुकड़ा, एक छोटा सा इसका एलिमेंट जिसमें करंट हो, उसे हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा इसमें से काट लेते हैं। तो मान लिया छोटा सा टुकड़ा मैंने इसमें से काट लिया, ये छोटा सा टुकड़ा मैंने इसमें से काट लिया, तो ये आपका करंट एलिमेंट हो, ये करंट एलिमेंट है। ये करंट एलिमेंट यानी बहुत छोटी सी वायर जिसमें करंट हो, वो करंट एलिमेंट है। इसकी अपनी लेंथ भी होगी। तो इसकी अपनी लेंथ मान लो कितनी लेंथ है, इसकी एल लेंथ है। कितनी है, एल लेंथ। मैं इस एलिमेंट की लेंथ और कम कर दूं, मैं एलिमेंट की लेंथ कम करता जा रहा हूं, मैं एलिमेंट की लेंथ कम करता जाऊं करंट एलिमेंट की, और इतनी छोटी लेंथ कर दूं कि इसकी लेंथ डीएल हो जाए। जब इसकी लेंथ डीएल हो जाएगी तब ये एक पॉइंट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, पॉइंट के बराबर है। अभी नहीं है क्योंकि अभी तो बोर्ड पे बना हुआ है, मैं छोटा करता चला जा रहा हूं। क्या होता जाएगा, फाइनली एक पॉइंट के बराबर हो जाएगी इसकी लेंथ। इसे करंट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो बायट सावर्ट लॉ समझने के लिए ये कोई वैसी चीज है नहीं कि बायट सावर्ट लॉ का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। तो एक्सपेरिमेंटल इसका कोई प्रूफ है नहीं, ठीक है। ओ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कह रहा, सॉरी, थ्योरी में इसका कोई वैसा प्रूफ नहीं है। एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया गया है, एक्सपेरिमेंटली इसको निकाला गया है, ठीक है। लैब में करके देखा गया जो जो चीजों पे फैक्टर डिपेंड कर रहे थे। तो बायट सावर्ट लॉ आप डायमेंशनली भी निकाल सकते हो। बायट सावर्ट लॉ को वैसे एक्सपेरिमेंटली देखा गया, वैसे कोई इसकी डेरिवेशन नहीं है लॉ की, ठीक है। हाँ, लॉ लॉ को यूज करके अप्लाई करके हम बहुत सारी चीजें ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वायर लेनी है इसमें, तो हमने एक वायर ले ली। तो ये हमारी एक वायर हो गई। ये कौन सी वायर है आपकी, ये एक्स वाई वायर हो गई, एक्स वाई वायर हो गई, ठीक है। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि बायट सावर्ट लॉ का कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली तो ये प्रूफ है, मतलब एक्सपेरिमेंटली इसको निकाला गया है, ड्राइव किया गया है। आप इसे डायमेंशनली भी निकाल सकते हो पर थ्योरेटिकली नहीं है, ठीक है। हाँ, इसकी एप्लीकेशन को हम यूज करते हैं थ्योरी में, क्योंकि एक खुद एक लो है। तो एक्स वाई मान लो एक वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, एक करंट कैरिंग वायर है, किसी भी शेप की हो सकती है वायर, आपकी स्ट्रेट वायर भी हो सकती है, वायर आपका कोई कर्व भी हो सकता है, वायर कोई, ठीक है, इरेगुलर शेप की भी हो सकती है। तो ये सारी वायर ही है। तो मैंने एक एक्स वाई क्या ले ली, मैंने एक्स वाई एक वायर ले ली। तो एक्स वाई आपकी एक वायर हो गई। क्या है ये, करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर है, किसी भी मटेरियल की हो सकती है, करंट कैरिंग वायर है। कितना करंट है, मान लो इसमें आई करंट है। कितना करंट है, आई करंट है। तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट, इसका छोटा सा एलिमेंट यानी इसकी छोटी सी लेंथ, बहुत छोटी सी लेंथ, ठीक है। इतनी छोटी लेंथ, इतनी छोटी लेंथ जिसकी लेंथ बहुत छोटी हो, कितनी हो, डीएल हो। डीएल मतलब बहुत छोटी, एल मतलब लेंथ है और डीएल मतलब बहुत ही छोटी लेंथ, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट लेना है। तो मान लो बोर्ड पे तो मैं दिखाऊंगा नहीं पॉइंट साइज, मैं बड़ा सा बना दे रहा हूँ, पर ये मान के चलना कि ये मैग्नीफाइड है, पर ये पॉइंट साइज है। ये छोटा सा एक एलिमेंट हो गया, इसे, ये आपका छोटा सा एलिमेंट है। क्या बोलेंगे इसे, करंट एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, करंट एलिमेंट बोलेंगे। तो इसे करंट एलिमेंट बोलेंगे जिसकी लेंथ डीएल होगी। इसे करंट एलिमेंट बोलेंगे जिसकी लेंथ क्या होगी, इसे करंट एलिमेंट बोलेंगे जिसकी लेंथ डीएल होगी। क्या होगी, लेंथ डीएल इसकी लेंथ होगी। तो हमने इस वायर में से एक छोटा सा एलिमेंट ही लेना था, पूरी वायर में से एक छोटा सा टुकड़ा ही लेना था, करंट एलिमेंट ही लेना था। एलिमेंट आपको समझ आना जरूरी है क्योंकि उसके बिना बायट सावर्ट लॉ आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है।
तो फिर से मैं बना रहा हूँ, ये पूरी एक वायर है, ठीक है। वायर का नाम दे दिया हमने एक्स और वाई। वायर के अंदर से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग वायर है, मान लो कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट इसमें क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और इसका एक छोटा सा एलिमेंट हम ले लेते हैं। तो ये मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये करंट एलिमेंट हो गया भाई, एक करंट एलिमेंट है। इस एलिमेंट की अपनी लेंथ भी होती है, क्योंकि एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है जिसे मैं करंट एलिमेंट बोल रहा हूँ। कितनी लेंथ का लिया है भाई, डीएल लेंथ का लिया। कितनी लेंथ का लिया है, डीएल लेंथ का लिया है, ठीक है। इसके जस्ट बगल, किसी भी वायर के जस्ट बगल मैग्नेटिक फील्ड होता है, किसी भी वायर के जस्ट बगल मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसके बगल में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसके बगल में हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, बहुत सारे पॉइंट है, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो एम पी एन, ये सारे पॉइंट है, इनमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। जो पॉइंट पास होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जो पॉइंट दूर होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम है, जो और दूर है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड और कम है। B1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B3, ठीक है। तो हमें तो किसी भी पॉइंट पे निकालना है। तो मान लो यहाँ पे एक जस्ट बगल में एक पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ पे जस्ट बगल में एक पॉइंट ले लिया मैंने पी पॉइंट, यहाँ पे एक जस्ट बगल में मैंने पॉइंट ले लिया पी पॉइंट, पी पॉइंट ले लिया। और ये पी पॉइंट इस करंट एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पे, ये पी पॉइंट इस करंट एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पे, ये पी पॉइंट इस करंट एलिमेंट से मान लो कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, यही है। और ये जो आर है वो क्या है, आर है आर डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट, डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट। इसे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी भी बोल सकते हैं फ्रॉम करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट से पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, करंट एलिमेंट से पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। जैसे अगर कोई करंट एलिमेंट, जैसे देखो पूरी वायर थी ना ये, तो पूरी वायर एक्स वाई थी, और ये करंट कैरिंग वायर थी, इसमें करंट था भाई। पूरी वायर की लेंथ मान लो कितनी थी, एल। मैं लेंथ कम करता जाऊं वायर की, तो मैं लेंथ कम करता चला जाऊंगा, तो ये करंट एलिमेंट बन जाएगा, छोटा सा, बहुत छोटा एलिमेंट। इतनी छोटी लेंथ कर देनी है, कितनी लेंथ कर देनी है बेटा, डीएल कर देनी। तो इस करंट एलिमेंट को बोलते हैं आईडीएल, क्या बोलते हैं, आईडीएल। और करंट एलिमेंट के जस्ट बगल में कोई पी पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट एलिमेंट के जस्ट बगल पे कोई पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। भाई पूरी वायर की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था, पूरी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीबी था, पूरी करंट कैरिंग वायर के की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी था। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीबी हो, क्या होगा, डीबी। सेम ऐसे यहाँ पे भी है, सेम ऐसे यहाँ पे भी है। ये पूरी करंट कैरिंग वायर एक्स वाई है, इसके बगल में मैंने क्या ले रखा है, पी पॉइंट ले रखा है। पूरी करंट कैरिंग वायर की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, पूरी करंट कैरिंग वायर की वजह से बी पॉइंट पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, ठीक है। तो अगर मैं इसका छोटा सा एलिमेंट ले लूं, अगर मैं इसका छोटा सा एलिमेंट ले लूं, छोटी सी लेंथ ले लूं इसकी, छोटी सी मैंने लेंथ ले ली, कितनी लेंथ ले ली, डीएल। डीएल इतनी छोटी है कि पॉइंट के बराबर है, तो बोर्ड में दिखाने के लिए मैंने बनाई है, ठीक है। तो ये आईडीएल एक करंट एलिमेंट हो गया, आईडीएल एक करंट एलिमेंट हो गया। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको डीबी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको डीबी बोलेंगे। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीबी होगा, वो डीबी होगा, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, डीबी होगा, ठीक है। और ये पी पॉइंट इस करंट एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पे है, ये पी पॉइंट इस करंट एलिमेंट से जो डिस्टेंस पे है वो आर है। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट, डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट। इसको, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट। ध्यान देना, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट एलिमेंट आईडीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट आई जो है वो कैसी क्वांटिटी है,
करंट आई एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। पर करंट एलिमेंट आईडीएल कैसी क्वांटिटी है भाई? ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आईडीएल करंट एलिमेंट होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट एलिमेंट से पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। और ध्यान देना, ये पी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। पी पॉइंट को आप ऊपर भी तो ले जा सकते हो। पी पॉइंट को यहां रख लिया हमने, तो ये पोजीशन वेक्टर यहां हो जाएगा भाई। पी पॉइंट को थोड़ा नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर वहां हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं पे भी ले जा सकते हो पी पॉइंट को। तो मान लो पी पॉइंट यहाँ कहीं पे है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच एंगल होता है, पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच एंगल होता है थीटा। कितना एंगल होता है? थीटा एंगल होता है। तो यहाँ पे जो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी वायर की वजह से तो पी था, और इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीबी है। करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीबी है। और देखो ये डीबी जो होता है किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इस छोटे से करंट कैरिंग लूप की वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। इस करंट एलिमेंट में करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस करंट एलिमेंट की लेंथ के, यानी डीएल से। यानी करंट एलिमेंट की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, करंट एलिमेंट की लेंथ जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। डीबी जो होता है, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। तो थीटा जितना ज्यादा होगा, साइन थीटा जितना ज्यादा होगा, डीबी उतना ज्यादा होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है डीबी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोजीशन वेक्टर के स्क्वायर के, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर स्क्वायर के। किसके? आर स्क्वायर के। तो अगर हम सबको कंबाइन करेंगे तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आर स्क्वायर के। और डीबी जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वालिटी लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आएगी ये बायट-सवार्ट लॉ की आएगी। तो आप समझ लेना, मैंने एक बार सारी चीजें बता दी, क्या करंट एलिमेंट है और क्या सब है। ठीक है, आप उतार भी लेना, आप उतार लेना। ये हमारी एक बड़ी सी वायर थी, तो ये हमारी एक बड़ी सी वायर है, और इस बड़ी सी वायर का नाम ले लेते हैं कोई एक्स वाई वायर हो गई। क्या हो गई? एक्स वाई वायर हो गई। एक्स वाई वायर हो गई, करंट कैरिंग वायर है, तो इसमें से करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई? आई करंट फ्लो कर रहा है। इसका छोटे से एलिमेंट हम ले लेते हैं, बहुत छोटा सा टुकड़ा लेना है, एलिमेंट लेना है, जिसे हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो मान लो ये मैंने करंट एलिमेंट ले लिया, तो एक करंट एलिमेंट हो गया जिसकी लेंथ कितनी है? डीएल लेंथ है, बहुत छोटी सी लेंथ है। कितनी? डीएल लेंथ है। तो इस करंट एलिमेंट को बोलते हैं आई डीएल। ये पूरा करंट एलिमेंट ही होता है। और करंट एलिमेंट बेटा ध्यान देना खुद वेक्टर क्वांटिटी होता है। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन करंट एलिमेंट आईडीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसके आसपास कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो। मान लो आपने यहाँ पे पॉइंट ले लिया या यहाँ पे पॉइंट ले लिया, कहीं पे भी पॉइंट ले लिया आपने, पी पॉइंट ले लिया, तो ये पी पॉइंट है। तो पूरी वायर की वजह से, पूरी करंट कैरिंग वायर के आसपास किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड तो बी होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड तो बी होता है। और इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट, इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होगा। कितना होगा? डीबी हो। कितना होगा? डीबी होगा। ये जो पी पॉइंट है ये करंट एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पे है? ये जो पी पॉइंट है वो करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। तो आर क्या होता है? पी पॉइंट का डिस्टेंस है करंट एलिमेंट से। लेकिन ध्यान देना, ये सिर्फ डिस्टेंस नहीं बोल सकते, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी खुद डायरेक्शन होती है, इसकी खुद डायरेक्शन होती है। किधर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है? पॉइंट की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये एक तरीके का पोजीशन वेक्टर ही होता है। किसकी पोजीशन, किसका पोजीशन वेक्टर है? पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। कहां से? करंट एलिमेंट से।
करंट एलिमेंट से पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम आर बोल रहे हैं। करंट एलिमेंट से पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं। एक और चीज है, पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच में दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। करंट एलिमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी यानी आईडीएल, मैंने पहले ही बताया। करंट स्केलर क्वांटिटी, लेकिन आईडीएल ये करंट एलिमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी। और पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, तो ये भी कौन सी क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है। तो थीटा किसके बीच का एंगल है, करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बी, कम है मैग्नेटिक फील्ड तो बोल रहे हैं डीबी। पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे बी था, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीबी है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी ही, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो बायट-सावर्ट लॉ के हिसाब से एक्सपेरिमेंटली निकला है, डायमेंशनली आप निकाल सकते हो। तो हमने देखा जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डीएल के। करंट एलिमेंट की लेंथ जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। करंट एलिमेंट की लेंथ जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो अभी डायरेक्टली वाला ही एक और ले लेते हैं। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइन थीटा के। ये एंगल जितना ज्यादा होगा किसके किसके बीच, पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। और डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। आर क्या है, आर डिस्टेंस है पी पॉइंट का, कहां से, करंट एलिमेंट से, या कह सकते हो पोजीशन वेक्टर है किसका, पी पॉइंट का फ्रॉम करंट एलिमेंट। तो अगर हम सबको कंबाइन करें तो करते चले जाओ, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। और डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर। यही है। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे क्या लगाएंगे, इक्वालिटी लगाएंगे, तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन में क्या, 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये कांस्टेंट है। हालांकि ये जो लगाना था हमने, कांस्टेंट लगाना था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यही आया था। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वालिटी लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट ही लगाते हैं। आपको पता है वो डायमेंशनल कांस्टेंट भी हो सकता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी हो सकता है। पर यहाँ जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो आती है वो आती है म्यू नॉट अपॉन में क्या, 4 पाई। ये कांस्टेंट है। तो ये बायट-सावर्ट लॉ का इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये बायट-सावर्ट लॉ है। इस लॉ की हेल्प से आप अलग अलग, जैसे किसी रेक्टेंगुलर लूप या किसी स्क्वायर लूप या किसी सर्कुलर लूप, उन सब की वजह से, या सोलेनोइड के अंदर, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। तो इसकी एप्लीकेशन है बायट-सावर्ट लॉ की। इसका यूज ध्यान देना, बायट-सावर्ट लॉ का यूज ही है, एप्लीकेशन ही है। बायट-सावर्ट लॉ तो इतना सही है। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए देखो जो डीएल है, आई डीएल, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जो डीबी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो नीचे आर स्क्वायर है, इधर साइन थीटा है। तो हम एक काम करेंगे, हम ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो नीचे आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, और ऊपर आर रह जाएगा। आर पोजीशन वेक्टर है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और साइन थीटा है। साइन थीटा मतलब कैसा प्रोडक्ट है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा
कि स्मॉल, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी वो कितना है, वो है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, आई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, अपॉन में आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म हो गई, ये वेक्टर फॉर्म हो गई, यानी आई डीएल क्रॉस आर, आई डीएल क्रॉस आर, नीचे आर क्यूब रहेगा, नीचे आर क्यूब रहेगा। तो ये तो वेक्टर फॉर्म आई। ये बायट-सैवर्ट लॉ की क्या है, वेक्टर फॉर्म है कि डीबी जो है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, पी पॉइंट पे, वो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल, आइडियल करंट एलिमेंट क्रॉस आर, आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट अपॉन में आर क्यू वही डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट, या कह सकते हो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट। अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो स्केलर फॉर्म में कैसे आ जाएगा, फिर से लिख सकते हो आप। तो डीबी किसके बराबर है, इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में क्या है 4 पाई, और ये क्या है आई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, तो अगर वेक्टर फॉर्म स्केलर में वापस लिखना है तो क्या करोगे, हटा दो, तो आई डीएल आर इंटू में क्या आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, अगर ए क्रॉस बी होता है तो आप क्या लिखते हो, ए बी साइन थीटा। तो सेम यहाँ पे भी है, सेम यहाँ पे क्या है, आई डीएल क्रॉस आर है, आई डीएल क्रॉस आर है, क्या लिख सकते हो आप, आई डीएल क्रॉस आर है, आप लिख सकते हो आई डीएल आर साइन थीटा। आर से क्या कैंसिल हो जाएगा, आर से नीचे एक आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे आर क्यूब आ जाएगा, वही चीज आ गई। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया किस पे, पी पॉइंट पे, ये स्केलर फॉर्म हो गई। तो वही सेम कहानी है, ठीक है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट एलिमेंट, यानी जो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी वायर के आसपास किसी पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, इसलिए डीबी बोल रहे हैं, थोड़ा सा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, कि करंट एलिमेंट में कितना करंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएल के, कि करंट एलिमेंट की लेंथ कितनी है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, कि करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, यानी जो डिस्टेंस है पी पॉइंट का करंट एलिमेंट से उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वालिटी लगाएंगे, तो जो कांस्टेंट लगता है वो लगता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। और मैंने आपको बताया था म्यू नॉट क्या होता है, जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या म्यू नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। वैक्यूम अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक इफेक्ट पास करता है, परमिट करता है, उसे क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी बोलते हैं, म्यू नॉट बोलते हैं, परमिएबिलिटी। तो ये इसकी स्केलर फॉर्म है। तो स्केलर आपको, वेक्टर तो ज्यादा यूज नहीं होगी, स्केलर ही यूज होगी। तो एक क्रॉस था, इसको हटा दोगे तो आई डीएल आर साइन थीटा, आर से एक आर कैंसिल, तो नीचे क्या रह जाएगा आर स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्म आपको याद रखनी है और यही काम आएगी। बायट-सैवर्ट लॉ अच्छे से आ जाएगा तो अब आप इसे अप्लाई कर पाओगे। मैं एक एप्लीकेशन तो इसकी अभी तुरंत करा दे रहा हूँ। इसकी वैसे जो टोटल एप्लीकेशन है वो 4 एप्लीकेशन है, ठीक है। किसी करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ड्राइव करेंगे तो बायट-सैवर्ट लॉ की मदद से करेंगे। किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सियल पॉइंट पे, यानी एक्सिस के किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो भी बायट-सैवर्ट लॉ लगाते हैं। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो ड्राइव करने के लिए भी बायट-सैवर्ट लॉ लगाएंगे। टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो ड्राइव करने के लिए भी बायट-सैवर्ट लॉ लगाएंगे। यानी टोटल बायट-सैवर्ट लॉ की 4 एप्लीकेशन हो गई।
स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उसको भी हम बायट-सावर्ट लॉ से निकाल सकते हैं, पर उसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ से भी निकाल सकते हैं, और एम्पियर सर्किटल लॉ से निकालना बड़ा ही आसान है, इसलिए हम उसको एम्पियर सर्किटल लॉ से ही निकालेंगे। तो कई जगह जरूरत पड़ती है बायट-सावर्ट लॉ लगाते हैं, कई जगह एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, कई जगह दोनों लग जाते हैं, कई जगह तो सिर्फ बायट-सावर्ट लॉ लगता है तो एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं लगता, कई जगह एम्पियर सर्किटल लॉ लगता है तो बायट-सावर्ट लॉ नहीं लगता, कई जगह दोनों लग जाता है। जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में दोनों लग जाता है, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में दोनों ही लग जाता है, ठीक है। और सोलेनोइड और टोरॉइड है तो उसमें भी एम्पियर सर्किटल लॉ से आसानी से हो जाएगा, तो एम्पियर सर्किटल लॉ से ही करेंगे, ठीक है। हमारे कोर्स में तो वही है। अब मैं कराता हूँ इसकी एक एप्लीकेशन कराते हैं। तो यानी बायट-सावर्ट लॉ की अभी एनसीईआरटी के हिसाब से, सीबीएसई के हिसाब से दो एप्लीकेशन है, ठीक है। एक एप्लीकेशन है किसी सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग या सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसको ड्राइव करना, और एक्सियल पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसको ड्राइव करना। तो आज मैं सेंटर पे कराऊंगा, एक्सियल पे नहीं कराऊंगा, ठीक है। हेलो, तो आज बेटा मैं सेंटर पे कराऊंगा, एक्सियल पे नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक भाई लोग फील्ड कैसे आप सब लोग देख रहे हैं ड्यू टू सर्कुलर लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बोल सकते हो, सर्कुलर लूप करंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इसकी डेरिवेशन तो बहुत ही सिंपल है, बड़े आराम से हो भी जाएगी, अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था और डेरिवेशन तो आराम से हो जाएगी। हमने देखा था, अभी हमने क्वेश्चन भी किए थे पिछली क्लास में कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होगा, मान लो उसमें करंट कैसे भी तो हो सकता है भाई, उसमें करंट आपका कैसे हो सकता है, उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या करंट क्लॉकवाइज हो सकता है। तो अभी तो मैंने बना दिया करंट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। करंट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, करंट है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो इसके सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, सेंटर पॉइंट को ले लिया ओ। तो आपको पता है वहां जो मैग्नेटिक फील्ड होता था, तो हमने देखा था कितना मैग्नेटिक फील्ड आता था, वो आता था म्यू नॉट आई अपॉन में आता था 2r, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। r होता था इसका रेडियस, r होता था इसका रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, रेडियस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ये आया था फॉर्मूला, हमने ड्राइव, अभी हम ड्राइव करेंगे। पिछली क्लास में तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके क्या किया था, न्यूमेरिकल किए थे। तो इसको ड्राइव करते हैं, बड़ा आसान है इसको ड्राइव करना, ठीक है। बायट-सावर्ट लॉ की ही हेल्प लेंगे, ठीक है। बायट-सावर्ट लॉ की हेल्प लेने के लिए हम एक काम करेंगे। एक बात बताओ, ये पूरा एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप तो है ही, अगर मैं इसमें क्या कर दूं, मैं इसमें एक करंट एलिमेंट चाहता हूं, इस पूरे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में मैं कोई करंट एलिमेंट चाहता हूं, एक छोटा सा करंट का टुकड़ा चाहता हूं। तो मान लो मैं काट दिया, मैंने इस लूप को काट दिया, इमेजिन करो ऐसा, काटा रियल में नहीं है, इमेजिन किया, तो एक छोटा सा करंट कैरिंग लूप आ गया कि नहीं आ गया। तो एक छोटा सा जो करंट कैरिंग लूप आ गया, तो इसके अगल बगल कोई पॉइंट होगा, तो वहां पे मान लो ये छोटा सा जो करंट कैरिंग लूप है, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ तो बहुत कम होगी, कितनी होगी, डीएल होगी। तो इस छोटे से करंट कैरिंग लूप की वजह से इस बगल में जो पॉइंट है, अरे सेंटर पॉइंट भी तो इसके बगल में ही है, वहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा थोड़ा सा होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, डीबी होगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, डीबी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो हम पूरी रिंग के लिए निकालना चाहते हैं, पूरे लूप के लिए निकालना चाहते हैं, तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब बार बार पॉसिबल नहीं है, मैं एक बार ही डायग्राम बना दे रहा हूं। तो ये मैंने एक सर्कुलर लूप ले लिया या सर्कुलर रिंग ले ली, ठीक है। और इसमें करंट आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, तो मैंने करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले ली।
आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, सॉरी। तो मैंने तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया, आप क्या ले सकते हो बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हो। किसमें ले सकते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हो। तो इसके सेंटर पे अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, हम इंटरेस्टेड है इसमें कितना करंट है। ये एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप का अपना कोई रेडियस होगा, इस सर्कुलर लूप का अपना कोई रेडियस होगा, मान लो रेडियस कितना है, आर रेडियस है, ठीक है। तो इस लूप के कहीं पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, लूप पे ही एक पॉइंट ले लिया, तो लूप पे ही मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। आपको पता है जो करंट एलिमेंट होता है वो इतना छोटा होता है क्योंकि इसकी लेंथ इतनी छोटी होती है डीएल कि वो एक पॉइंट के बराबर ही होता है। वो तो दिखाने के लिए करंट एलिमेंट को मैंने फिगर में बड़ा दिखा रखा है, पर रियल में कितना होगा, क्योंकि इसकी लेंथ डीएल है तो बहुत छोटा होगा, एक पॉइंट के बराबर ही होगा। तो ये रहा करंट एलिमेंट बेटा, ये अलग से मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, ये करंट एलिमेंट है आपका, ठीक है। ये करंट एलिमेंट है, ये छोटा सा करंट एलिमेंट है भाई, इसमें करंट तो उतना ही होगा जितना लूप में कितना करंट है, आई है। तो इस छोटे से करंट के, ये छोटे से लूप के टुकड़े में, इस छोटे से एलिमेंट में टुकड़े में भी तो करंट कितना होगा, आई ही होगा। और इसकी लेंथ कितनी होगी, ये छोटा सा है, इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ इसकी, वैसे लेंथ को तो एल से बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी लेंथ है, बहुत ही छोटी, ताकि ये पॉइंट साइज रहे, तो इसकी लेंथ होती है डीएल। कितनी लेंथ होती है, डीएल। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट में करंट आई है, और इस छोटे से करंट एलिमेंट की जो लेंथ है वो है डीएल। कितनी लेंथ है, डीएल लेंथ है। इस करंट एलिमेंट के दाएं बाएं कहीं पे भी, राइट लेफ्ट कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले सकते हो, राइट साइड ले लो, लेफ्ट साइड ले लो, कहीं पे भी ले लो, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, पर हम हर जगह निकालने में इंटरेस्टेड नहीं, हम तो इसके सेंटर के पॉइंट में निकालना चाहते हैं कि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, मान लो पूरी रिंग की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, पूरी करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, यही है। तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा। तो पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, इस, ये एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को ओ बोलो या पी बोलो, मैंने सेंटर है इसीलिए ओ ले लिया, आप पी भी ले सकते हो। तो ये जो पॉइंट है ये करंट एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पे, ये जो पॉइंट है वो करंट एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पे, जो डिस्टेंस है वही तो रेडियस है, जो डिस्टेंस है वही तो रेडियस है। और क्योंकि ये खुद एक पोजीशन वेक्टर होता है, मैंने बताया था आपको, ये एक पोजीशन वेक्टर ही होता है। किसकी पोजीशन होती है भाई, ये पॉइंट की, कहां से, करंट एलिमेंट से। पॉइंट कहां पे है, सेंटर पे है, कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट है, चाहे आप पी पॉइंट कह लो चाहे ओ कह लो। तो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट का करंट एलिमेंट से पोजीशन वेक्टर, ओ पॉइंट का करंट एलिमेंट से पोजीशन वेक्टर। तो करंट एलिमेंट से पोजीशन वेक्टर ओ पॉइंट का, तो ये इसका एरो आ गया, यही है। तो ये वाला जो है ये एंगल आ जाएगा बेटा, ये एंगल आ गया आपका थीटा। करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना आ गया आपका, थीटा एंगल आ गया, ठीक है। ये करंट एलिमेंट थोड़ा मैंने छोटा बनाया, बड़ा बना लो, ये करंट एलिमेंट, ये रहा करंट एलिमेंट, छोटा मैंने बनाया फिगर में करंट एलिमेंट, और ये पोजीशन वेक्टर। करंट एलिमेंट ऐसे है, पोजीशन वेक्टर ऐसे है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो रेडियस है। तो आपको पता है रेडियस पे हमेशा करंट एलिमेंट टेंजेंशियल होगा, जहां पे भी रेडियस होगा करंट एलिमेंट उसके टेंजेंशियल होगा। तो यहाँ पे ये करंट एलिमेंट है, वो रेडियस पे क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। तो थीटा एंगल ऑलवेज कितना होगा, थीटा एंगल ऑलवेज 90, थीटा एंगल ऑलवेज 90 होगा। तो बाहर से 8 लो लगा लेते हैं। इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, ये छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, डीबी। तो मैं तो पूरे लूप की वजह से निकालना चाहता हूं, तो अप्लाई करेंगे बार्ट-सावर्ट लॉ। तो बार्ट-सावर्ट लॉ के हिसाब से इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, बार्ट-सावर्ट लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बार्ट-सावर्ट लॉ, ये छोटा सा जो करंट कैरिंग लूप है उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी है, और वो कितना था याद करो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल
साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, यही है। मैं तो पूरी रिंग की वजह से निकालना चाहता हूँ, पूरे लूप की वजह से निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, थीटा एंगल आपको पता ही है, करंट एलिमेंट हमेशा रेडियस के क्या होगा, करंट एलिमेंट रेडियस के टेंजेंशियल है, तो थीटा कितना होगा, 90 होगा। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन 90 बन जाएगा। साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन 90 बन जाएगा। साइन 90 कितना होता है भाई, 1 होता है, तो ये 1 है, हटा दो इसको। अच्छा, हम अब पूरे लूप की वजह से निकालना चाहते हैं। अगर आप पूरे लूप की वजह से निकालना चाहते हो तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, पूरे लूप के लिए इंटीग्रेट कर दो। आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, पूरे क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेट कर दो, सर्कुलर लूप के लिए इंटीग्रेट कर दो। डीबी को इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा, बी मैग्नेटिक फील्ड, पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी आ गया। और इधर भी इंटीग्रेट करोगे तो इधर देखो क्या क्या चीज है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। करंट भी पूरे लूप में कांस्टेंट है, करंट भी पूरे लूप में कांस्टेंट है, तो करंट भी कांस्टेंट है पूरे लूप में, तो वो भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। और रेडियस तो कांस्टेंट होता ही है लूप का, किसी सर्कुलर लूप का तो रेडियस कांस्टेंट ही ना उस पर्टिकुलर लूप के लिए। तो आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो अपॉन में आर स्क्वायर। किसको इंटीग्रेट करोगे, डीएल को इंटीग्रेट करोगे। डीएल को इंटीग्रेट करोगे, छोटे छोटी लेंथ को आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भाई, छोटे छोटे करंट एलिमेंट जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो, क्या बन जाना है, जोड़ते 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 पूरा वापिस क्या बन जाना है, जोड़ते जोड़ते पूरा क्या बन जाना है, वापिस लूप बन जाना है। तो डीएल को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो पूरा लूप आ जाएगा, पूरा लूप मतलब पूरा सरकमफ्रेंस आ गया उसका, पूरा सरकमफ्रेंस। तो इंटीग्रेशन डीएल जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ लूप की, टोटल लेंथ लूप की, और लूप की टोटल लेंथ उसका सरकमफ्रेंस होता है, तो कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन डीएल जो आएगा वो आएगा 2 पाई आर। कितना आएगा, 2 पाई आर। क्या कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 कितना आ गया। तो पूरे करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, पूरे लूप की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया वो कितना आ गया भाई, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो देखते हैं बेटा फिर से, आ रही है आवाज सबको, हेलो, यस सर। ठीक है। तो इसमें देखो मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, 2 ही मिनट में आपको समझ आ जाएगी डेरिवेशन, ठीक है। मैंने ये हमारा एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप था, ठीक है, ये इसका सेंटर था, सेंटर को पॉइंट पी बोलो चाहे पॉइंट ओ बोल दो, हमने ओ बोल दिया, ठीक है। सेंटर जो, इस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेना बेटा, छोटा सा एलिमेंट, करंट एलिमेंट, इसमें मान लो करंट फ्लो ही कर रहा है, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो ये छोटा सा इसका करंट एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये छोटा सा करंट एलिमेंट हुआ, ये वाला जो है छोटा सा करंट एलिमेंट, बहुत छोटा होता है तो मुझे तुम्हें दिखाने के लिए बनाना पड़ रहा है बड़ा। वैसे तो लेंथ जो डीएल है उसकी, इसकी जो लेंथ है इतनी छोटी है कि ये पॉइंट के बराबर है, एक पॉइंट के बराबर ही होगा, एकदम छोटे से पॉइंट के बराबर, पर मैंने इसकी लेंथ ले ली। और इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट कितना होगा, जो लूप में करंट होगा, लूप में आई है तो इसमें भी करंट आई है, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी डीएल लेंथ होगी, ठीक है। अब ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये सेंटर से डिस्टेंस पे होगा जो रेडियस होगा आर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर जो होता है ये पोजीशन वेक्टर होता है पॉइंट का, कहाँ से, करंट एलिमेंट से, कहाँ से, करंट एलिमेंट से। तो करंट एलिमेंट ये रहा आइडियल, और ये रहा पोजीशन वेक्टर, ये आइडियल करंट एलिमेंट और ये पोजीशन वेक्टर है इधर की तरफ, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो देखो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये रही टेंजेंशियल, और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, ओ पॉइंट का, कहां से, करंट एलिमेंट से, किधर होगा, टुवर्ड्स सेंटर, अंदर की तरफ, इनवर्ड। और ये टेंजेंशियल है,
दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, ये एंगल इस समय 90 है, यानी जो थीटा है वो कितना है 90 है। तो कुछ नहीं, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पूरे लूप की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बी था तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से डीबी होगा। तो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ क्या होगा, डीबी किसके बराबर होगा, डीबी बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, यही है। तो हमें एक और चीज पता है, तो डीबी इक्वल टू किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। एंगल कितना डालेंगे, करंट एलिमेंट हमेशा पोजीशन वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि रेडियस हमेशा करंट एलिमेंट के, जो करंट एलिमेंट है वो रेडियस के टेंजेंशियल होगा, रेडियस ये है, करंट एलिमेंट हमेशा उसके टेंजेंशियल होगा। तो थीटा कितना हो जाएगा 90, क्योंकि करंट एलिमेंट कहीं पे भी ले जाओ, कहीं पे भी करंट एलिमेंट ले जाओ, रेडियस के तो टेंजेंशियल रहेगा, क्या रहेगा, रेडियस के टेंजेंशियल रहेगा, यही है। साइन 90 कितना हो जाता है बेटा, साइन 91 हो जाता है, यही है। मैं तो पूरे लूप की वजह से निकालना चाहता हूँ, तो अगर आप पूरे लूप की वजह से निकालना चाहते हो तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, पूरे लूप की वजह से आ जाएगी, तो पूरे लूप की वजह से आएगा। तो आपको होता है डीबी को इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू, अब इनमें क्या क्या चीज कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है ही, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। करंट भी लूप में कांस्टेंट है तो करंट भी बाहर आ जाएगा, और आर रेडियस भी लूप का कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। तो क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल रह जाएगा, यही है। डीएल को इंटीग्रेट करोगे, पूरे लूप के लिए इंटीग्रेट करोगे, डीएल को छोटी छोटे एलिमेंट को जोड़ते जाओगे, पूरे लूप का सरकमफ्रेंस आ जाएगा, तो पूरे लूप की लेंथ आ जाएगी, पूरे लूप की जो टोटल लेंथ है वो लूप का क्या है, सरकमफ्रेंस। तो इंटीग्रेशन डीएल जो है वो सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप हो जाएगा, यानी 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। फिर वही पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, यहाँ 2 रह जाएगा, आर से एक आर कैंसिल। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ गया, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 म्यू नॉट आई अपॉन में कितना आ गया 2r। तो ये डेरिवेशन है, जल्दी से मैंने रिवाइज करा दी, आगे देखते हैं अब अगली चीज। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप निकाल भी सकते हो, ठीक है, पिछली क्लास में मैंने कराया भी था, एक हटके भी मैं कराता हूँ, क्वेश्चन ही है, बोर्ड का क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि सिंपल नहीं आते कभी भी एकदम, आप सोचो तो देखो पिछले क्वेश्चनों में तो मैंने 2 लूप ले लिए थे, एक लूप ले लिया था, एक और लूप ले लिया था, दोनों लूप को प्लेनर थे, कोसेंट्रिक थे, रेडियस अलग अलग था, ठीक है। जैसे इसमें करंट जो है मैंने बोल दिया था कि मान लो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, कितना करंट है, I1 करंट है, छोटा लूप है, इसका सेंटर यहाँ पे है, O पे है, और इसका रेडियस R1 है, और ये बड़ा लूप है, बड़ा लूप में मान लो करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसमें करंट कितना है, I2 है, और इसका रेडियस कितना है, बड़े वाले लूप का रेडियस कितना है, R2 हो गया, बड़े वाले लूप का रेडियस हो जाएगा, ये है। तो क्योंकि ये कोसेंट्रिक और कोप्लेनर है तो निकालना अभी आसान है, तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते थे, ठीक है। छोटे वाले का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे B1 आएगा, बड़े वाले का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे B2 आएगा। छोटे वाले की वजह से किधर है भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर होता है, मैंने बताया था ना, एंटी क्लॉकवाइज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, क्लॉकवाइज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल, क्लॉकवाइज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल। तो B1 निकाल लोगे, B2 निकाल लोगे, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने देखा, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। वैसे अगर देखो चाहो तो आप 4 पाई के रूप में भी लिख सकते हो, फॉर्मूला तो ये था म्यू नॉट आई अपॉन 2r,
तो कई बुकों में ऐसे भी लिख देते हैं, तो कई बुक में ऐसे लिखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन में 2r है ना, ये फॉर्मूला था। तो कई बुक में क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई और 2 क्या हो जाएगा, 4 पाई, और ऊपर आ जाएगा 2 पाई आई। तो कई बुक में ऐसे भी लिखा रहता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। ये इसलिए लिखा रहता है, वो इसलिए लिखा रहता है क्योंकि बेटा सीधी वैल्यू होती है इसकी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की पूरी सीधी वैल्यू होती है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू सीधी होती है, कितनी होती है, 10 की पावर -7 होती है, 10 की पावर -7 होती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसे लिखो, आप यही वाला याद कर लोगे तो आपको पता है b1 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट i1 अपॉन में 2r1। ऐसे b2 निकाल लेंगे, तो b2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट i2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2r2। यही है। अब ये देखने वाली बात है कि b1 b2 भाई है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो छोटे वाला जो करंट कैरिंग लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल है। बड़े वाले लूप में जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल है। ठीक है, राइट हैंड से भी कर सकते हो कि छोटे वाले में एंटी क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड लो, फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, अंगूठा भी बाहर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो b1 बाहर हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल। और छोटे वाले बड़े वाले लूप में क्लॉकवाइज है, तो राइट हैंड लो, फिंगर राइट साइड घुमाओ तो अंगूठा अंदर आएगा, थंब इनवर्ड नॉर्मल, तो b2 इनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। तो हम निकाल लेंगे, हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे जब इनमें डाटा दे रखा है। तो आप देखो, अगर b1 डाटा के हिसाब से, मान लो डाटा तो कुछ भी दिया रह सकता है, अगर b1 b2 से बड़ा होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आ जाएगा b1 माइनस b2 हो जाएगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बड़े वाले की डायरेक्शन में होगा, यानी b1 की डायरेक्शन में होगा, यानी क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। अगर b2 इज ग्रेटर देन b1 हो जाएगा, तब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तब नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा b2 माइनस b1। तब नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो हो जाएगी, तब नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तब नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी क्या, इनवर्ड नॉर्मल, यानी b2 की डायरेक्शन में जो बड़ा है, b2 बड़ा है। और अगर b1 b2 बराबर हो जाएगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो डाटा कैसा भी दे सकते हैं, ठीक है, b1 b2 से बड़ा, b2 से छोटा है, बराबर, कुछ भी है, बराबर होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ये क्वेश्चन इस टाइप के तो मैंने लास्ट क्लास में करा दिए थे, पिछले क्लास में, न्यूमेरिकल, ठीक है, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन होता है, उसमें 2 रिंग होती हैं, दोनों रिंग आइडेंटिकल होती हैं, दोनों करंट कैरिंग रिंग होती हैं, और इसमें तो दोनों क्या थे बेटा, दोनों जो रिंग ही समझ लो, इनको रिंग बोलो, सर्कुलर रूप बोलो, या सर्कुलर सर्किट बोलो, ये दोनों को प्लेनर है, को सेंट्रिक है, दोनों के प्लेन भी सेम है और दोनों के सेंटर भी सेम है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि को सेंट्रिक तो हो पर को प्लेनर ना हो। भाई ऐसी भी तो अरेंजमेंट पॉसिबल है कि देखो ये रिंग है और ये दूसरी रिंग है, दोनों एक के ऊपर एक रख दी, तो दोनों को प्लेनर भी हो गई और को सेंट्रिक भी हो गई। पर ऐसा भी तो है कि ये एक रिंग है, ठीक है, और ये दूसरी रिंग है, और एक दूसरे के साथ ऐसे रख दी, तो क्या है, दोनों को सेंट्रिक तो है पर को प्लेनर नहीं है। मैं इसमें बोर्ड में समझाता हूँ, समझ आएगा थोड़ा। मान लो ये आपकी एक रिंग है, ये एक रिंग है, आप कहोगे ये कैसी रिंग है, तो ये देखो ऐसे रखी हुई है, 3D फिगर है, ये 3D फिगर है, कड़ा नहीं है, नहीं तो मैं आपको समझा देता थोड़ा सा, ठीक है। ये लो ऐसे बैंड है, तो ये रिंग की तरह ही है, ठीक है, तो रिंग की तरह ही है, तो ऐसे रखा है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे होता, अगर ऐसे होता तब तो मैं बोर्ड पे क्या बना देता, अगर ऐसे रखा होता तो मैं बोर्ड पे ऐसे ये बना देता। एक चीज ध्यान देना बेटा, 4th चैप्टर में सारा डायरेक्शन का ही खेल है, डायरेक्शन बढ़िया से आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐसे होता तो ये इस तरीके से हम बना सकते थे, पर ये ऐसे रखिए, यानी ये हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है, इसका प्लेन उसके पैरेलल है, इसका प्लेन उसके पैरेलल, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है एक्स एक्सिस है, इसका प्लेन उसके पैरेलल है, ऐसे यही है। और एक और रिंग है जो ऐसे रखी है, तो ये दूसरी रिंग हो गई,
ये एक और रिंग हो गई जो इसके पैरेलल होगी, जो इसके पैरेलल होगी, पैरेलल सॉरी कह रहा हूँ, एक और रिंग है जो ऐसे रखी हुई है, पर ये दोनों कोप्लेनर नहीं, ये दोनों कोप्लेनर नहीं है, ठीक है। कोप्लेनर में तो एक के साथ एक रखा होता है, ये एक ऐसे रखी हुई है और एक ऐसे रखी है, एक रिंग आपने ऐसे रखी है और एक ही रिंग आपने ऐसे रखी है। तो देखो इसका प्लेन इधर है और इसका प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे मैं समझाने के लिए थोड़ा समझाता हूँ कि मान लो ये एक रिंग है, तो ये रहा इसका प्लेन, ये रहा, ये रिंग है ना, तो ये इसका एक प्लेन है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने दूसरी रिंग रखी, ये मैंने, तो दोनों के प्लेन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों के प्लेन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, पर कोसेंट्रिक अभी भी है, सेंटर के दोनों के क्या है, कॉमन है। तो ध्यान देना, अगर एक रिंग है और ये दूसरी रिंग है, दोनों ऐसे रख देंगे तो दोनों के प्लेन भी साथ में हो गए और दोनों के सेंटर भी साथ में हो गए, तो कोसेंट्रिक कोप्लेनर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका ये प्लेन है और इसका ऐसे प्लेन है, ठीक है, तो दोनों के सेंटर तो कॉमन है बेटा, पर दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक रिंग का प्लेन ये रहा तो दूसरी रिंग का प्लेन ये रहा, नहीं समझे, एक रिंग है, इस रिंग का प्लेन ये रहा तो दूसरी रिंग है, तो दूसरी रिंग ऐसे है तो इस रिंग का प्लेन ऐसे, तो दोनों रिंग का प्लेन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ध्यान देना, इसके हिसाब से मान लो इसमें भी करंट है, तो इसमें करंट ऐसे है, मान लो दोनों आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है, तो इसमें करंट ऐसे चल रहा है, इसमें करंट ऐसे चल रहा है, इसमें जो करंट है वो ऐसे चल रहा है, ऐसे करंट चल रहा है। कितना करंट चल रहा है भाई, आई करंट चल रहा है, ठीक है। कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको पता है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो ये रिंग है, इसमें करंट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये इसका सेंटर है, सेंटर ओ है। तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, राइट हैंड लेंगे और फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो थंब किधर है भाई, ऊपर आ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, कितना होगा भाई मैग्नेटिक फील्ड, V1 मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस वाली रिंग का, करंट कैरिंग रिंग या करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो भी बोलना हो। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सेंटर पे कितना होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे होता है म्यू नॉट आई अपॉन में क्या होता है बेटा, 2r होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में क्या होता है, 2r होता है, यही है। तो करंट कितना है भाई इस रिंग में, इस रिंग में करंट कितना है लूप में, आई है। इस रिंग का जो रेडियस है, इस रिंग का जो रेडियस है वो कितना है, रिंग का रेडियस आर है, तो रिंग का रेडियस आर है, तो रिंग में करंट है आई, आई करंट है, रेडियस आर है तो आर, और कैसे करंट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, और मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड लिया, ऐसे घुमाया, राइट हैंड ले रहे हैं, करंट ऐसे चल रहा है इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो ये B1 हो गया, क्या हो गया, B1। अब मैं बताता हूँ दूसरा, ये तो हमें समझ आ गया कि इसका मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर आ रहा था ना, B1 ऊपर आ रहा था, ये था मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी जो रिंग रखी है वो ऐसे रखी है, उसका प्लेन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसका प्लेन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस हिसाब से अगर हम इसको भूल जाते हैं 2 पल के लिए, अब इसको भूल जाओ, इसका मैग्नेटिक फील्ड भर रहने दो, बाकी भूल जाओ, रिंग हटा दी मैंने, मैग्नेटिक फील्ड रखा है, यही है। तो अब देखो ये भी एक आइडेंटिकल रिंग है, पर इसका प्लेन उस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो रिंग ऐसे रखी थी, ये रिंग ऐसे रखी है, दोनों एक दूसरे के क्या रखी है, परपेंडिकुलर, वो रिंग ऐसे रखी थी और ये रिंग ऐसे रखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसमें भी करंट मान लो, इसमें आइडेंटिकल रिंग है, ठीक है, आइडेंटिकल्स हैं दोनों रिंग और रिस्पेक्ट में, तो करंट भी सेम ही ले लेते हैं, तो मान लो करंट भी इसमें आई है, करंट भी इसमें कितना भाई, आई है,
रेडियस भी रिंग का सेम ले लेते हैं, तो इस रिंग का भी रेडियस मान लो कितना है, आर ही। लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड अब क्या होगा, ऊपर होगा? नहीं बेटा, इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। ये रिंग ऐसे रखी हुई है और इसमें करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे थोड़ा मैं तिरछा कर दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर दूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज है, थोड़ा तिरछा किया अभी भी एंटी क्लॉकवाइज, अभी भी एंटी क्लॉकवाइज। नहीं समझे? ये ऐसे है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, इसको तिरछा किया अभी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी फिगर है, लेकिन ये है ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज है, इस साइड से देख रहे। तो राइट हैंड लिया एंटी क्लॉकवाइज उंगलियों की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है। कितना आएगा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 आ गया। कितना आ गया भाई इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 आ गया, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 आएगा। कितना आएगा बेटा, कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I अपॉन में 2R। इसमें भी करंट कितना है भाई, इसमें भी करंट कितना है, I ही करंट है, और इसका भी रेडियस कितना है, R है। यानी दोनों रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम आ रहा है। तो यानी B1 बराबर है B2, B1 इक्वल है किसके, B2 इक्वल है कितना, म्यू नॉट I अपॉन में कितना, 2R। ये है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो अलग क्या है, अलग है उनकी डायरेक्शन, अलग है उनकी डायरेक्शन, अलग उनकी डायरेक्शन है। B1 ऊपर की तरफ है और B2 इधर की तरफ है। B1 की डायरेक्शन इधर है, यानी पहली वाली जो रिंग थी, ये वाली जो रिंग थी जिसमें करंट कैसे था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट था। कितना करंट था, I करंट था, आइडेंटिकल ही थी। तो ये दो रिंग है, दोनों रिंग एक दूसरे के साथ कोसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है, और दोनों रिंग के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दोनों ही रिंग का सेंटर कॉमन है तो कोसेंट्रिक है, और दोनों ही रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और आइडेंटिकल है मतलब सेम साइज की है, सेम रेडियस डायमीटर है, सेम थिकनेस है, सेम करंट है। तो इस वाली रिंग की वजह से फर्स्ट रिंग, ये फर्स्ट रिंग और ये सेकंड रिंग, तो फर्स्ट रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और सेकंड रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट रिंग ऐसे थी तो एंटी क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर B1, सेकंड रिंग ऐसे है, इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो राइट हैंड लिया फिंगर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, B2 इधर। तो फर्स्ट रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, सेकंड रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 इधर, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, और B1 B2 तो बराबर है ही। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालना चाहते हो तो आप वेक्टर सम करोगे ना, क्योंकि B1 भी वेक्टर क्वांटिटी है, B2 भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप वेक्टर को सम करोगे तो आप इनका रिजल्टेंट निकालोगे। क्या निकालोगे, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। आपने पढ़ा होगा रिजल्टेंट दो वेक्टर का क्या होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है वेक्टर A का स्क्वायर, वेक्टर B का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2AB cos थीटा का अंडर दी रूट। ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, cos थीटा वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का क्या है। तो मान लो ये वेक्टर ए है, ऊपर वेक्टर ए था, और ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर बी हो गया। दोनों के बीच एंगल कितना है भाई, 90 है। ये दो वेक्टर हो गए, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी। लेकिन यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी ये है, तो वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, और आर इनका रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ पे वेक्टर ए कौन है, B1 वेक्टर ए हो गया, B2 वेक्टर बी हो गया। तो ए की जगह क्या हो जाएगा B1, बी की जगह क्या हो जाएगा B2, ए की जगह क्या हो जाएगा B1, बी की जगह क्या हो जाएगा B2, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है भाई, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 है, तो थीटा कितना हो गया 90। तो ये रिजल्टेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को आर भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को बी भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये है, तो कितना आ जाएगा, cos 90 जीरो होता है,
तो ये पूरा क्या हो गया आपका 0, तो ये आ गया आपका। अब इनकी वैल्यू आपको पता है, B1 B2 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, तो B2 की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, B2 की जगह क्या लिख सकते हैं, B2 की जगह B1 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2B1 स्क्वायर। क्या बाहर आ जाएगा रूट से B1 बाहर आ जाएगा, B1 स्क्वायर है तो B1 बाहर आ जाएगा, तो √2B1 आ जाएगा। अब B1 की वैल्यू डाल दो, B1 की वैल्यू ये आई हुई थी ऊपर, तो B1 की वैल्यू डाल दो, कितनी हो जाएगी B1 की वैल्यू, म्यू नॉट I अपॉन में कितना है 2R, ये है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा। और क्योंकि B1 B2 बराबर है, तो ये पूरा क्योंकि 90 था, तो ये कितना एंगल होगा, ये कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, बीचों बीच होगा। तो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, जो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा कितना आ जाएगा, सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा, सेंटर पे कितना आ जाएगा B आ जाएगा। तो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड B आ गया। तो सेंटर पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है B1 B2 का वेक्टर सम था, तो B1 हटा दो B2 हटा दो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया भाई, नेट मैग्नेटिक फील्ड B आ गया। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा, अगर ये एक्स एक्सिस ही माने हम इसको, तो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे होगा, 45 डिग्री पे होगा, कितने पे होगा 45 डिग्री पे होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, मैग्नीट्यूड ये रहा √2μ0I/2R। मान लो करंट दे रखा है 4 एम्पियर का, करंट 4 एम्पियर का है, तो करंट की वैल्यू डाल दोगे 4 एम्पियर। रेडियस भी दे रखा है, मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर रेडियस ले 10 × 10⁻², कितना हो जाना बेटा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2, और ये 10⁻⁻1 ऊपर जाके 10⁻1, यानी ये 20√2 म्यू नोट की वैल्यू डालना चाहो तो म्यू नोट की भी वैल्यू डाल दो। ठीक है, म्यू नोट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 4 पाई × 10⁻⁷। ठीक है, सॉल्व कर लोगे कितना हो जाएगा 80 पाई √2, 80 पाई √2 × 10⁻⁷, कितने टेस्ला आ जाएगा। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, और किस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे होगा, 45 डिग्री पे होगा। कितने पे होगा, 45 डिग्री पे होगा। दोनों रिंग आइडेंटिकल है, दोनों रिंग सेम साइज की है, सेम रेडियस यानी सेम डायमीटर की, आइडेंटिकल है। दोनों करंट कैरिंग रिंग है, करंट कैरिंग ग्रुप है, दोनों में करंट सेम है, दोनों में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। दोनों के जो प्लेन्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कोप्लेनर नहीं है। दोनों के प्लेन जो है रिंग के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, और लेकिन कोसेंट्रिक है। दोनों के सेंटर अभी भी क्या है, कॉमन है, दोनों के सेंटर अभी भी कॉमन है। ये आया बेटा समझ, आ गया सबको, आया बेटा सबको समझ। हेलो, Yes, sir. ठीक है, एक तुम करके देखो आ जाएगा तुम्हें अगर तो। सर हाँ बेटा। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना ये? भाई क्या तुम लोग रिकॉर्ड मान ले 10 बार देख के करेगा क्या, इतनी फुर्सत में है क्या तुम। अरे नहीं सर, कनेक्शन चला गया था, दोबारा करना पड़ा लॉगिन, बीच का छूट गया। भेज दोगे सर वीडियो? हाँ भेज दूंगा। ठीक है सर।
ये 2 रिंग है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, 2 रिंग्स है, आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, पर सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग्स है। एक में करंट I1 है, दूसरे में करंट I2 है, दोनों ही कोसेंट्रिक और कोप्लेनर है, ठीक है। और सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और उसकी डायरेक्शन निकालना है। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ दोनों ही रिंग का सेंटर है, कॉमन सेंटर है। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O and also find its direction and also find its direction and also find its direction। करना बेटा। करो, 5 मिनट है तुम्हारे। तो फाइंड क्या करना है? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एंड डायरेक्शन। सिक्स बाय 10⁻⁻⁶। हाँ तो देख लेते हैं बेटा। B1 तो 2 × 10⁻⁻⁶ आ रहा है। छोटी वाली जो रिंग है उसका मैग्नेटिक फील्ड B2 ले लेते हैं, क्योंकि उसको I2 माना है, तो इसके रेडियस को R2 ले लेते हैं। तो छोटी वाली रिंग का करंट I2 है 2 एम्पियर, उसका रेडियस R2 है 10 सेंटीमीटर, उसका डायरेक्शन इन आउटवर्ड। तो वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I/2R होता है। रेडियस कितना होगा, R2 होगा, करंट कितना होगा, I2 होगा, यही है। तो हम I2 की वैल्यू डाल देते हैं। I2 कितना हो जाएगा, I2 2 है और R2 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -1, यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ऊपर आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 म्यू नोट अभी ऐसे ही रहते हैं, बाद में डाल देंगे म्यू नोट की वैल्यू। और इसकी वैल्यू क्या, ये मैग्नीट्यूड तो B2 कितना आ गया, 10 म्यू नोट, और क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल, तो B1 किधर है, आउटवर्ड नॉर्मल, यही है। B2 निकालते हैं, तो B2 बड़ी वाली रिंग की बात करते हैं, तो बड़ी वाली रिंग का करंट I1 है, रेडियस कितना होगा, बड़ी वाली रिंग का रेडियस कितना होगा, R1 होगा, ठीक है। तो म्यू नोट I/2R है, रेडियस R1 हो गया, करंट I1, तो मैग्नेटिक फील्ड B1। करंट तो 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर हो गया। रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ये और 30 सेंटीमीटर ये, टोटल कितना हो जाएगा, 10 + 30 कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो R1 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी 40 × 10 की पावर -2, तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 2, फिर कैंसिल हो जाएगा, नीचे रह जाएगा 20, और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 100, तो ये रह जाएगा 5, तो 5 म्यू नोट। B1 किधर होगा बेटा, B1 कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो B1 इनवर्ड नॉर्मल होगा, B1 इनवर्ड नॉर्मल है। साफ पता चल रहा है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, B1 B2 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, पर इक्वल नहीं है। B1 B2 एक दूसरे के अपोजिट होते और इक्वल होते तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, B2 B1 से बड़ा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा B2 - B1, और वो कितना आ जाएगा, 10 म्यू नोट -5 म्यू नोट, यानी कितना आ जाएगा, 10 - 5 कितना आ जाएगा, 5 म्यू नोट। तो म्यू नोट की वैल्यू डाल दोगे 5, म्यू नोट होता है कितना, म्यू नोट की वैल्यू है, म्यू नोट की अगर आप वैल्यू देखो तो देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7,
तो म्यू नोट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो ये वैल्यू डाल दो, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 है, कितना हो जाएगा 20 पाई इंटू 10 की पावर -7। पाई की वैल्यू डालनी है डाल दो, नहीं तो ऐसे इतने टेस्ला आ जाएगा। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, बड़े की तरफ यानी B2 की तरफ। और B2 किधर है बेटा, B2 है आउटवर्ड नॉर्मल, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। ठीक है, एक और आप करके देखना, ठीक है, एक लास्ट और आप करके देखो एक बार। देखो मैं स्टेटमेंट वैसे ही बोल दे रहा हूँ, दो रिंग है, दोनों रिंग आइडेंटिकल है, दोनों ही रिंग में करंट है, करंट कैरिंग रिंग है। एक में I1 करंट 1 एम्पियर है, दूसरे में I2 करंट √3 एम्पियर है, √3 एम्पियर। दोनों कोसेंट्रिक है, यानी दोनों के सेंटर तो सेम है, पर दोनों को प्लेनर नहीं है, दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों के प्लेन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दोनों के प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक रिंग ऐसे है तो एक रिंग ऐसे है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आइडेंटिकल है, यानी डायमीटर रेडियस दोनों रिंग का क्या है, सेम है। तो दोनों रिंग का जो रेडियस है वो सेम है, आइडेंटिकल रेडियस है। दोनों रिंग का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो दोनों रिंग का रेडियस हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। हो रहा है बेटा, आया बेटा किसी का आंसर? हाँ सर, सर आ गया। आ गया। देखो एक की वजह हाँ से सर। B1 है, तो B1 देखो इसकी वजह से देखते हैं B1, ये एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से B1 इधर हो जाएगा। कितना हो जाएगा B1, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है इस वाली रिंग में, B1 इधर। और दूसरा वाला क्या है, इसमें B2 होगा, तो B2 किधर होगा, B2 ये कैसे है बेटा, ये किधर है, ये क्लॉकवाइज है।
कैसे है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज नीचे आएगा, क्लॉकवाइज तो किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड? नीचे आ जाएगा, B2 नीचे आ जाएगा, यही है। तो B2 नीचे आ जाएगा, दोनों है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही। तो B1 निकाल लो, B2 निकाल लो। B1 आपका है म्यू नोट I1 बाय कितना हो जाएगा 2R, और B2 कितना है म्यू नोट I2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2R। I1 I2 की वैल्यू डाल दोगे तो I1 I2 की वैल्यू डाल दो, ये तो 1 ही है, ठीक है। इसकी √3 है। R की वैल्यू 10 की पावर कितना डालोगे? -1, तो 10 की पावर -1 डालोगे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ऊपर जाके 10 हो जाएगा। ये रह जाएगा 5 म्यू, और ये रह जाएगा 5 √3 म्यू नोट, यही है। और हमें पता है नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर का अंडर दी रूट, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। वही वेक्टर सम की है, ठीक है। एंगल तो थीटा ही है, एंगल 90 है, थीटा कितना है 90 है, तो cos 90 जीरो हो जाता है, इसलिए वो लिखा नहीं मैंने। 2B1 B2 cos 90 वो पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। B1 B2 है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √3 अलग कर सकता हूँ मैं,